So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 10 विषय विज्ञान के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूं आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 के ऊपर, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसमें हम काफ़ी सारे पॉइंट्स को अपने टर्मिनोलॉजी को कवर अप करते हुए आ रहे हैं। कुछ बातों को आज डिस्कस करेंगे, फिर हम देखेंगे किरण आरेख यानी कि रे डायग्राम। तो ध्यान अपना पूरा सामने स्क्रीन पर लगा कर रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो चीज़ आपको यहाँ से बताई जाती है उसको नोट डाउन भी ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो चलिए, हमने प्रीवियस क्लास में ये डिस्कस करा था विभिन्न बिंदुओं को, टर्मिनोलॉजी को, किसके रिगार्डिंग देखा है हमने। ये है कौन सा दर्पण, ये है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में हमने देखा था कि किस तरीके से ये जो डिफरेंट पॉइंट्स है, जैसे कि अगर मैं बात करूं अवतल दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, है ना, अवतल दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, मुख्य फोकस किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, फोकस दूरी किसे कहते हैं, द्वारक किसे कहते हैं। तो इस सारी चीजों को हमने अपनी प्रीवियस क्लास में देखा था, है ना। ये P, F और C जो है किसी भी दर्पण का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, हमको ये बात ध्यान रखनी। आज की क्लास में हम सेम चीज को डिस्कस करेंगे उत्तल दर्पण के लिए। तो मैंने सामने आपके लिए एक उत्तल दर्पण बना रखा है जिसमें मैंने P, F और C पॉइंट दिखा रखे हैं। बात करते हैं, सबसे पहले मैंने ध्रुव को बता दिया आपको, ध्रुव P कहाँ पर है, परावर्तक पृष्ठ के केंद्र पर। ये रहा हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसके बिल्कुल सेंटर पर देखो ये P है, ठीक है। तो परावर्तक पृष्ठ के केंद्र पर क्या है, हमारा ध्रुव है। सेकेंड अगर बात करें वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र हमने क्या बोला था, जिस गोले का ये भाग है, जिस गोले का ये दर्पण भाग है उसकी त्रिज्या वक्रता केंद्र, उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाएगा। अगर मैं इसको ऐसे कंप्लीट करूं तो एक गोला बनेगा ना, तो इस गोले का जो सेंटर होगा वो इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तीसरे नंबर पर, तो मुख्य अक्ष ये भी है ना, मुख्य अक्ष तो वहां और यहाँ दोनों जगह सेम रहेगा, मुख्य अक्ष में कोई दिक्कत नहीं है। P और C को मिला करके जो लाइन जाएगी वो एक काल्पनिक रेखा होगी और उसको हम क्या कहेंगे, दर्पण का मुख्य अक्ष। अच्छा, मुख्य फोकस की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा स्लाइड चेंज आपको देखने को मिल जाएगा। मुख्य फोकस F, मुख्य फोकस F क्या होगा इसमें, आप ध्यान से देखें तो मुख्य फोकस F जो है वो P और C के ठीक बीच में आता है, P और C के ठीक बीच में आता है। ये रहा P, ये रहा C, इसके ठीक बीच में आएगा फोकस, ठीक है। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं। देखिए हमने क्या करा था, वहां पर समांतर प्रकाश किरणें छोड़ी थी। कैसी समांतर प्रकाश किरणें छोड़ी थी, यहाँ पर भी हम समांतर प्रकाश किरणें छोड़ेंगे। किसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। किसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, है ना। लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, हमने इस तरीके से यहाँ पर इंसिडेंट करनी है और दोनों तरफ से, एक इस तरफ से एक इस तरफ से, ठीक है। हमने क्या देखा, परावर्तन के पश्चात रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या हो जाती है, ये कुछ इस तरीके से निकल जाती है और ये किरण ऐसे, है ना, ये कुछ ऐसे और ये कुछ ऐसे। जब मैं इनको ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाऊंगा, अभी कटेंगे तो नहीं एक दूसरे को कहीं, लेकिन जब मैं इनको विपरीत दिशाओं में बढ़ाऊंगा तो मुझे इस बिंदु पर प्रतिच्छेद होती हुई दिखेगी, है ना। जब मैं इन्हें विपरीत दिशाओं में बढ़ाऊंगा तो मुझे इस बिंदु पर प्रतिच्छेद होती हुई दिखेंगी। यही बिंदु क्या कहलाएगा, यही बिंदु कहलाएगा हमारा फोकस। यही बिंदु कहलाएगा हमारा उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ये परावर्तित किरणें हैं, रिफ्लेक्टिंग रेज है, जो ये वाली है और ये वाली है, ये वाली और ये वाली, तो ये तो इधर को जा रही है, ये इधर को जा रही है, मतलब ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। लेकिन हमने इनको प्रतिच्छेद करने के लिए क्या करा, इनको ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाया, तो ये प्रतिच्छेद नहीं करती लेकिन हमें प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती है। तो मुख्य फोकस के आप डेफिनेशन में क्या बात लिखेंगे, आप ये बात जरूर लिखेंगे, ये बात आप जरूर लिखना है इसमें। मुख्य फोकस मैंने आपको दोनों का बताया है कि ध्यान से आपको रखना है। मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर
उत्तल दर्पण के पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, नहीं, मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती नहीं है, होती हैं, उस बिंदु को उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर उत्तल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर ये किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? उस बिंदु को हम कहते हैं उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। ठीक है, मुख्य फोकस हो गया। इसके बाद बात करेंगे वही जो हमने वक्रता त्रिज्या और R और फोकस दूरी स्मॉल f के ऊपर करी थी, है ना। तो R क्या होगा? R हम जानते हैं, R होगा हमारा P से C के बीच की दूरी। ये P से ये C के बीच की जो दूरी होगी ये होगा हमारा R, ठीक है। और स्मॉल f क्या होगा? P से F के बीच की दूरी क्या होगी? स्मॉल f। तो PF क्या होगा? स्मॉल f। ठीक है, हम ये जानते हैं कि R इज इक्वल टू क्या होता है? 2f होता है, यानी कि जो ये दूरी होती है ये इसका दोगुना होता है ना। मतलब f जो है P और C के ठीक बीच में है, ये बात हम कहते हैं। और लास्ट पॉइंट आ जाएगा द्वारक का। तो M पॉइंट ये है, N ये है, ये जो दरवाजे की तरह हमको प्रतीत हो रहा है ये वाला पार्ट, ये क्या कहलाएगा? इसका द्वारक कहलाएगा। चलिए, तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में हमने जो टर्मिनोलॉजी है उसको सीख लिया। अगर हमसे बोला गया कि इस बार कोई शब्द हमें प्रयोग किया गया, हमें बोला गया मुख्य अक्ष, तो हम बता सकते हैं मुख्य अक्ष क्या होता है ना। हम अगर वक्रता त्रिज्या बोला गया तो हम बता सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, है ना। ये सारी चीजें अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चलते हैं, और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चलते हैं जो कि है गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनना। गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनने से पहले आपको किरण आरेख का पता होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हम दोनों गोलीय दर्पण में दोनों दर्पणों के लिए अलग अलग बात करेंगे, ठीक है। उत्तल दर्पण के लिए अलग और अवतल दर्पण के लिए अलग। सबसे पहले हम बात करते हैं किरण आरेख की। रे डायग्राम में हम देखते हैं कि किस तरीके से जो किरणें हैं वो जब किसी अवतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण के पृष्ठ पर गिरती हैं तो क्या व्यवहार करती है। ठीक है, हम इसे फर्स्ट देख रहे हैं अवतल दर्पण के लिए। पहला केस देख रहे हैं अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, पहला केस देख रहे हैं अवतल दर्पण के लिए। नोट डाउन करें इसे। नेक्स्ट पेज पर मैं सारे के सारे केसेस एक साथ बताऊंगा, नोट डाउन करें। चलिए, तो जो केसेस मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ उनको जरा ध्यान से आप देखना पहले, ठीक है। नोट डाउन बाद में करना, पहले देखना उन्हें, ठीक है। सपोज हम लेते हैं एक अवतल दर्पण को। एक अवतल दर्पण को किस तरीके से बनाया जाता है?
अगर आपको ध्यान हो, हमने डिस्कस किया है सारी चीज़ों को, तो अवतल दर्पण के इस पृष्ठ पर जो है पॉलिश होती है, इस पृष्ठ पर। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा, एक कॉनकेव मिरर बन गया, अवतल दर्पण बन गया। अब ये अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष होता है। तो जो चीजें हम टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे थे उसका अब यूज आपको होता हुआ दिखेगा। ये क्या है, अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष है। ठीक है, और इसके अलावा मुख्य अक्ष पर तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। मुख्य अक्ष पर तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला परावर्तक पृष्ठ का केंद्र P, उसके बाद वक्रता केंद्र C, उसके बाद फोकस F। ठीक है, ये चीजें हम जानते हैं कि ये जो फोकस F है ये P और C के ठीक बीच में पड़ेगा, है ना। ये सारी चीजें, पहला रूल नंबर 1 देखिए। रूल नंबर 1 देखिए, रूल नंबर 1 क्या कह रहा है हमें, किरण आरेख में पहला जो किरण आरेख है वो हमें ये कह रहा है कि अगर कोई किरण इस तरीके से आए, अगर कोई किरण इस तरीके से आए, कोई प्रकाश किरण इस तरीके से आए जो कि मुख्य अक्ष के क्या हो, समांतर हो, जो कि मुख्य अक्ष के समांतर हो इस तरीके से। ठीक है, मुख्य अक्ष के क्या होनी चाहिए, समांतर। चाहे ये ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, बस पैरेलल होनी चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, तो मैं कोई एक किरण ले रहा हूं जो कि मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर है। पहला रूल ये बोलता है कि अगर कोई किरण इस तरीके से आई जो कि मुख्य अक्ष के समांतर है तो परावर्तन के पश्चात आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, वो इस दर्पण के फोकस से होकर जाएगी इस तरीके से। ठीक है, पहला नियम समझ में आ गया। पहले नियम में हमने क्या बोला कि यदि कोई किरण इस तरीके से आपतित होती है अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण के पृष्ठ पर, तो परावर्तन के पश्चात वो दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती है। लिखिए इस बात को, इस डायग्राम को भी बनाइए, इस बात को भी लिखिए। मैं बोल रहा हूं, अगर आप लिख रहे हैं तो मेरे साथ साथ लिखिए, मैं बोल रहा हूं। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरती है। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरती है। नोट डाउन करेंगे इस बात को। सेकंड केस देखिए, सेकंड केस देखिए, सारी चीजें सेम रहेंगी। पहला केस समझ में आ गया, अब दूसरा केस देखिए। पहला केस समझ में आ गया ना, दूसरा केस देखिए। दूसरे केस में हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई प्रकाश किरण इस तरीके से आई, अगर कोई प्रकाश किरण इस तरीके से आई कि वो दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरे। क्या बोला, F से होकर गुजरे। ठीक है, अब ये चाहे ऐसे भी जा सकती है, चाहे ऐसे भी जा सकती है, चाहे ऐसे भी जा सकती है ना, चाहे ये ऐसे भी जा सकती है, बस मुख्य फोकस से होकर के जाना है आपतित प्रकाश किरण। ठीक है, तो कोई प्रकाश किरण अगर मुख्य फोकस से होकर के गुजरे तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी इस तरीके से। किसके, इस अक्ष के समांतर हो जाएगी, मतलब पैरेलल हो जाएगी, इसके साथ साथ चलने लगेगी। बात समझ में आ गई। तो दूसरा नियम लिखें, दूसरा पॉइंट लिखें, डायग्राम भी बनाएं। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक हो गया।
इतनी बात आपको समझ में आ गई? आई होप यहां तक की बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो थर्ड केस के ऊपर चर्चा करते हैं। थर्ड केस के ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए, थर्ड केस क्या कहता है? थर्ड केस ये कह रहा है हमें कि यदि तीसरे केस में ये बात बताई गई है, अगर कोई किरण इस तरीके से आती है कि वो वक्रता केंद्र से होकर गुजरे, कोई प्रकाश किरण इस तरीके से आती है अवतल दर्पण के ऊपर कि वो वक्रता केंद्र से होकर गुजरे, समझ रहे हैं बात को? अब इसमें ऐसे भी जा सकती है प्रकाश किरण, है ना, इस तरीके से भी जा सकती है। ठीक, चाहे तो वो प्रकाश किरण ऐसे चली जाए, पर ध्यान क्या रखना है कि वो वक्रता केंद्र से होकर अगर जाए, वक्रता केंद्र से होकर अगर जाए तो परावर्तन के पश्चात, ध्यान देना, ये वाला केस आपको थोड़ा ध्यान देना है और समझना भी है। परावर्तन के पश्चात ये सेम इसी रास्ते वापस लौट जाएगी, ये किरण सेम इसी रास्ते वापस लौट जाएगी। ठीक है, तो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगा? देखिए, ये वाली जो रे है मैं आपको दिखाता हूं, ये वाली, ये परावर्तन के पश्चात इसी रास्ते वापस लौट गई। ठीक है, तो ये आपकी आपतित किरण है और परावर्तित किरण दोनों आप देख पा रहे होंगे, है ना? व्हाइट वाली आपतित किरण है, रेड वाली परावर्तित किरण है। तो क्या लिखेंगे इसमें? इसमें ये लिखेंगे, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी पथ के अनुदिश वापस से लौट जाती है या फिर वापस परावर्तित हो जाती है। ठीक है, और अब लास्ट केस में बात करते हैं। लास्ट केस के ऊपर बात करते हैं। फोर्थ केस, चौथा केस। चौथे केस में क्या होगा, जरा ध्यान देंगे। फोर्थ केस में अगर कोई प्रकाश किरण इस तरीके से आए कि वो ध्रुव पर गिरे, है ना, चाहे तो ऐसे भी आ सकती है, देखो, चाहे ऐसे आ सकती है, चाहे ऐसे आ सकती है, बस होना क्या चाहिए कि वो कहां पर गिरे? सीधा सीधा ध्रुव पर, पोल पी पर जाकर के गिरे। ठीक है, तो ये केस अगर ऐसा होगा तो ये केस ठीक उसी तरीके से हैपन होगा जिस तरीके से प्रकाश का परावर्तन होता है। मतलब कि इस स्थिति में जो ये वाला कोण होगा और ये वाला कोण होगा बराबर होगा, मतलब एंगल I इज इक्वल टू एंगल R होगा इस केस में। तो लास्ट वाला केस जो होगा वो प्रकाश के परावर्तन के जैसा होगा, जैसा प्रकाश का परावर्तन आपने देखा है कुछ वैसा वैसा होगा। तो लास्ट वाले केस में आप लिखेंगे, अवतल दर्पण के ध्रुव पर अवतल दर्पण के ध्रुव पर आपतित किरण मुख्य अक्ष से समान कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है, मुख्य अक्ष से समान कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है। चलिए, तो ये नियम आपके लिए सीखने जरूरी है। अगर आपको नियम याद रहे तो आगे की कहानी आपके लिए आसान होगी। जल्दी से नोट डाउन करें, अगर नोट डाउन कर लिया है तो हम आगे बढ़ते हैं।
अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस तरीके से बनता है ये हम सीखेंगे, समझेंगे। सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं। इस तरीके से एक टेबल ड्रॉ कीजिए। इसमें ऊपर हम क्या लिखेंगे, अभी मैं सिर्फ एक ही कॉलम के लिए बता रहा हूं आपको, धीरे धीरे ये टेबल पूरी ड्रॉ करेंगे। यहां पर आएगा सीरियल नंबर, ठीक है। वस्तु की स्थिति किस तरीके से होगी, थोड़ा ध्यान देंगे। ये टेबल आपको पूरी याद हो जाएगी एज इट इज, ये टेबल आपको पूरी की पूरी एज इट इज याद हो जाएगी। बस आप थोड़ा सा समझना इसे, और कोई भी मुश्किल नहीं होगी। इस टेबल से एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं, और आप अगर इसे समझ गए तो बहुत ही आसानी से आप इन क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। देखो भाई, ये हमारा अवतल दर्पण है, ये क्या है, ये हमारा अवतल दर्पण है। अभी मैं रफ डायग्राम बना रहा हूं एक। ये इसका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष पर 3 बिंदु स्थित होते हैं। अगर हम बात करें, सबसे पहला बिंदु ये P है, ये C रहेगा, और इन दोनों के ठीक बीच में रहेगा F। ठीक है, जरा ध्यान से समझना। तो वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, वस्तु को हम हमेशा दर्पण के सामने रखते हैं। ये हमारी वस्तु है, ये हमारी क्या है, वस्तु है। ठीक है, जिसका भी प्रतिबिंब ये दर्पण बनाएगा। वस्तु की पोजीशंस क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहली पोजीशन जो है वो हो सकती है वस्तु की बहुत ज्यादा दूर, मतलब सबसे ज्यादा दूर आप कहाँ रख सकते हैं इसे, सोचिए। सबसे ज्यादा दूर आप कहाँ रख सकते हैं इसे, अनंत पर। सबसे ज्यादा दूर आप कहाँ रख सकते हैं इसे, अनंत पर। तो पहली पोजीशन हो गई अनंत। दूसरी पोजीशन में आप क्या करेंगे, इसे उठा के लाएंगे, इसे उठा के लाएंगे और यहां लाएंगे। मतलब बहुत ज्यादा दूर नहीं है, आपकी बार क्या है, नजदीक है, पर सी से दूर है, जिसको हम बोलते हैं सी से परे। ठीक है। तीसरे केस में आप क्या करेंगे, तीसरे केस में आप फिर से इसका उठा करके थोड़ा और नजदीक लाएंगे। आपकी बार आपने इसको सी पर ला दिया, तो तीसरी पोजीशन क्या हो सकती है, सी पर। फिर आपने क्या करा, इसे थोड़ा सा और नजदीक लाए, और नजदीक लाए, आपकी बार आप यहां रख दिया। तो चौथी पोजीशन कौन सी हो गई, सी व एफ के बीच। समझते जाइए ध्यान से, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, सी व एफ के बीच। इसके बाद नेक्स्ट पोजीशन आप क्या कर सकते हैं, इसे उठा करके और नजदीक ले आए, तो पांचवी पोजीशन क्या बन गई, एफ पर। और इसके बाद एक और केस पॉसिबल है कि आप इसे उठा करके और आगे ले जाएं, तो ये यहां आ जाएगा एफ और पी के बीच। तो छठा केस हो गया एफ व पी के मध्य। 6 केस समझ में आए आपको वस्तु की स्थिति के लिए। तो इन 6 यहां पर जो टेबल बनी है, यहां पर जो टेबल बनी है, इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें हम कितने केस लिखेंगे, 1 2 3
4 5 6। पहले में क्या हो जाएगा, अनंत पर वस्तु की स्थिति, दूसरे में क्या हो जाएगा, सी से परे, तीसरे में क्या हो जाएगा, सी पर, चौथे में क्या हो जाएगा, सी व एफ के बीच, पांचवें में क्या हो जाएगा, एफ पर, और छठे में क्या हो जाएगा, एफ व पी के मध्य। देखो टेबल आप खुद से बना लोगे अगर आप इस बात को समझ गए तो, और इस टेबल से मैं बता रहा हूं आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। किस तरीके से हमने 6 पोजीशन लिखी समझ में आया। दूर से हम पास की तरफ गए, दूर से हम कहां गए, पास की तरफ, दूर से पास की तरफ, ठीक है। तो सबसे ज्यादा दूर क्या है, अनंत, और सबसे ज्यादा पास क्या है, एफ और पी के बीच। यहां तक समझ में आ गया हो तो ठीक। अब ध्यान रखना, वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब आपको आसानी से याद हो जाएगा। कैसे, ये जो आपने 1 2 3 4 नंबर डाले हैं, अब की बार यहां से नंबर डालना, 1 2 3 4 5। तो ये वस्तु के प्रतिबिंब है, ये वस्तु के प्रतिबिंब है। क्या है ये वस्तु के प्रतिबिंब, जरा सोच समझ के देखना। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, क्यों बोला जा रहा है ऐसा, जरा देखना ध्यान से। अगर मैं वस्तु को अनंत पे रखूंगा, अगर मैं वस्तु को अनंत पर रखूंगा यहां पर, तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा भाई, यहां पर। मतलब ये कौन सी बिंदु है, फोकस पर। अगर मैं वस्तु को सी से परे रखूंगा तो 2 नंबर का है, ये रहा, इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, सी और एफ के बीच में। अगर मैं वस्तु को 3 नंबर पर रखूंगा, सी पर, तो इसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है, सी पर ही बन रहा है, ठीक। 3 नंबर देखो कहां पर है, सी पर है। अगर मैं वस्तु को सी और एफ के बीच रखूंगा तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा भाई, देखो सी से परे बन रहा है, चौथे नंबर पर बन रहा है, ये सी से परे वाला बिंदु है। 5वें नंबर पर रखूंगा, अगर एफ पर रखूंगा तो प्रतिबिंब देखो कहां जा रहा है, यहां, 5वां नंबर यहां है, मतलब अनंत पर। तो ये पूरी टेबल आप इजीली बना दोगे, ठीक है, ये पूरी टेबल आप इजीली बना दोगे। तो इसको मैं लिख रहा हूं पॉइंट्स को, जो जो मैंने यहां पर बनाए। सबसे पहले जब वस्तु अनंत पर थी तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बन रहा था, एफ पर। ऊपर टेबल में लिखेंगे, यहां पर पॉइंट लिखेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति। नेक्स्ट टेबल हम बनाएंगे प्रतिबिंब की स्थिति। तो देखिए आप कितनी आसानी से आपने 2 टेबल जो है भर दी है ना। और इस टेबल से मैं बता रहा हूं फिर से कि क्वेश्चन जो है एग्जाम पर पूछा ही जाता है। सी से परे होगा तो सी व एफ के बीच, दूसरा नंबर आ रहा था, सी और एफ के बीच में आ रहा था, है ना, सी व एफ के मध्य। सी पर था तो सी पर ही बन रहा था, सी व एफ के मध्य था तो सी से परे बन रहा था, एफ पर था तो अनंत पर बन रहा था। लास्ट वाला केस जो है, ये वाला केस जो है स्टार लगा देंगे, इसे ध्यान रखेंगे। इसमें सारी चीजें अलग होने वाली है। स्टार्टिंग की 5 चीजें जो है ये बिल्कुल सेम रहने वाली हैं, आपको समझ में आ जाएंगी। अनंत था तो ये देखो अनंत, सी से परे था तो ये देखो सी से परे, सी पर था तो सी पर, सी व एफ के मध्य, सी व एफ के मध्य, एफ पर तो एफ पर। इस तरीके से पूरी टेबल आपने ड्रॉ कर दी। ये 6 केसेस, 5 केसेस इसमें लिखेंगे। ये डायग्राम आप अपने कन्वीनियंस के लिए, आपको याद रहे बाद में, इसके लिए आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको आगे भी ये चीजें जो हैं याद रहें। एग्जाम के टाइम पर आपको इसी तरीके से याद करना है, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इसे जल्दी से। और ये टेबल में भी सेम चीज आपको भरनी है, मैंने आपको बता दिया किस तरीके से भरनी है। नेक्स्ट जो 2 टेबल्स होंगी अगली क्लास में बताई जाएंगी। चलिए जल्दी नोट डाउन कीजिए। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास में जो जो बातें बताई गई हैं वो समझ में आई होंगे, आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे और कुछ नया सीखने को आपका आज की क्लास में जरूर मिला होगा। साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूं घर से आप इन चीजों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।